अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबर बहुत बुरी खबर है, और ये है कि गवर्नेंस का मयार पाकिस्तान में इतना गिर चुका है कि अब तो वफाकी काबीना के वज़रा वो भी सरापा एहतजाज हो गए हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने वापडा के एहलकारों पर और लेस्को के एहलकारों पर। उन्होंने कहा कि उनके घरेलू मुलाजिम जो उनका बावर्ची है उसके गांव में एक ट्रांसफार्मर जल गया था, और उसको जब बदलने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब ने किसी से सिफारिश करवाई तो 80,000 रुपये देने पड़े और मरम्मत के लिए उस गांव वालों को, और उस 80,000 की कोई रसीद नहीं दी गई। और फिर इस पे उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद एक तूफ़ान मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, और लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि पाकिस्तान उस वक्त जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक इज़्ज़त मिली है पिछले साल इंडिया के ख़िलाफ़ जंग जीतने के बाद, तो पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस बेहतर करने में नाकाम क्यों है? पाकिस्तान की हुकूमतें वफाकी हों सूबाई हों, वो इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही कि जो पाकिस्तान को एक अच्छा इमेज मिला है दुनिया में, उसकी बुनियाद को मजबूत किया जाए अंदरूनी तौर पे गवर्नेंस को बेहतर बना के। लेकिन लगता है कि किसी भी हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है और ये प्रेफरेंस नहीं है। कल एक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस बात पर एतराज़ किया कि जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे तो सिक्योरिटी के बहाने पर ट्रैफिक रोक दी गई, और जिसकी वजह से उनकी फ़्लाइट स्कर्दू की मिस हो गई और वहाँ नहीं जा सके। और असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनके साथ भी यही वाक़या पेश आया। तो ये इतने भौंडे तरीके से क्यों पाकिस्तान में गवर्नेंस का निज़ाम जारी है, और इसमें वफाकी काबीना के वज़रा ही एक दूसरे के बारे में ये बातें कर रहे हैं, तो इस पर हुकूमत कब तवज्जो देगी, कब देगी तवज्जो? ये हुकूमत जाने। आज के हमारे प्रोग्राम का तारुफ टॉप स्टोरी होगी बजट में मईशत बहाल पैकेज। हनीफ अब्बासी वफाकी वज़ीर रेलवे हमारे साथ होंगे, और टेल एंडर होगा हमारा प्रिंस रहीम आगा खान। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें अमाम बनाया है मेमूना सत्तार ने। और हॉट इशू होगा कराची को किसने लूटा, इल्ज़ाम तराशी और मसाइल, इसका कैसे हल निकलेगा। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और एडिटोरियल होगा आज का कि अमेरिका ईरान के तनाज़े में लबनान और गज़ा में जो इसराइल का जुल्म जारी है उसको दुनिया भूलती जा रही है। इस पे हमारा आज का एडिटोरियल होगा। हमारी आज की टॉप स्टोरी है हनीफ अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और आप वफाकी वज़ीर हैं रेलवे के, तो इस हवाले से रेलवे के बारे में बात होगी आपसे, और फिर आप वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है इस पर बात होगी, थोड़े से पोलिटिकल इशूज़ पे बात होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, आप अभी चाइना के विज़िट पे गए थे, तो उसमें रेलवे का दायरा एक बहुत बड़ा मौजू है चाइना के साथ, लेकिन लगता है वापस आप आए हैं तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, कुछ चाइनीज़ आप हर्ब्स खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म से लग रहे हैं, वजह क्या है? नहीं, इशू ये नहीं है कि चाइना जाने के बाद की बात नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है 2-3 साल की बात है। कैसे 2-3 साल? जब से आप वजारत में आए हैं तब से? नहीं, वजारत में तो 1 साल हुआ जी, लेकिन हुकूमत में आए 2 से 3 साल पहले पता चल गया कि अपनी तरफ अपने आप को एड्रेस करना है, तो बस ये छोटा सा काम किया। ज़्यादा मैं तो कोई यहाँ पे बैठ के दर्श नहीं दे सकता इस हवाले से। जिप लगाई है 80%। जिप से बोलना कम कर दिया? नहीं, बोलना तो कम हो नहीं सकता, नहीं हो पासी, तो रात की तारीकी में कहीं बोल रहा हो तो लोग पहचान जाते हैं अगर तस्वीर ना भी आ रही हो। तो 80% ये डाइट है, यानी कंट्रोल किया है। ये आप अक्सर सुनते हैं जी, मीठा ना खाएं, चावल रोटी, ये 2-3 चीज़ें निकाल दें, तो उस पर मैं बड़ा खुश हूँ निकालने से और कंफर्टेबल हूँ। कोई जिम कर लेता हूँ और कोई वॉक कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो ये ईद के दिनों में आपने गोश्त वोश्त नहीं खाया? मेरा नहीं ख्याल जी। फिर ईद कुर्बान तो होती गोश्त खाने के लिए? मेरा नहीं ख्याल जी कि मैंने गोश्त खाया। अच्छा, तो इसका मतलब गोश्त में खाता हूँ, गोश्त नहीं। हाँ। मटन में खाता हूँ, बीफ में खाता हूँ, फिश में लेता हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं छोड़ता नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ईद आपने अच्छी गुजारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने तो चले अच्छी ईद गुजारी, आप वफाकी काबीना के रुकन भी हैं, लेकिन लोग बेचारे जो हैं वो रो रहे हैं। अच्छा, इस पर ना लोगों का ये देखें ना, अब आपने इस चीज़ को लोगों से मिला दिया ना। अब कोई भी लोग जो है ना, कोई भी शख्स जो है, वो अमीर है गरीब है, अगर वो मतलब फ़र्ज़ किया मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ तो वेजिटेबल खाना, अच्छा मीठा छोड़ने से क्यों, कौन सा गरीब जो है वो मर जाएगा या अमीर मर जाएगा, मुझे ये बताएं।
मैं ये बात नहीं की, नहीं मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ, मिसाइल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वॉक करने से सुबह उठ के अमीर हो गरीब हो 1 घंटा अगर वॉक कर लेगा तो हमारत कम हो जाएगी, गुर्बत कम हो जाएगी, गुर्बत ज़्यादा हो जाएगी। इससे कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। ये हर शख्स ने अपने तय करनी है। जहाँ तक रह गया अब आपका क्वेश्चन, वो होगा जी कि लोगों की ईद वैसे नहीं गुजरी जैसे नहीं वबासी तेरी गुजरी है, यही कह सकते हैं ना आप? ये कह सकते बिल्कुल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। तो क्यों है ऐसा? और इसलिए कि मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी अच्छी बात की कि आपने तस्लीम किया कि मुल्क नहीं में देखिए, जब तक मैं तो रेलवे में भी कहता हूँ अफसार भाई, मैं रेलवे में भी कहता हूँ कि जब तक हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि यहाँ गलत है तो फिर ठीक कैसे होगा? तो तस्लीम किया तो अब ठीक नहीं, अभी ठहर जाए। देखें ना, 2-3 चीज़ों को आप जहन में रखें इस पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान मसाइल का शिकार रहा है और इस पे तजर्बात होते रहे हैं, और कभी हम अपनों की साजिशों का शिकार होते रहे, कभी गैरों की साजिशों का शिकार होते रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी महंगाई के बावजूद, बेरोज़गारी के बावजूद, ये देखें कि आज इस मुल्क के अंदर लोगों की इज़्ज़तें भी महफूज हैं, माल भी महफूज है, जितना भी किसी के पास है। आज वो जो अरबों डॉलरों वाले थे जिनकी इकॉनमी से जा रही थी, आज वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं, नाम नहीं ले सकते हम, ना लेना चाहिए, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान आज इस खित्ते की सेफेस्ट कंट्री है। अब हम कितना इसका फ़ायदा उठाते हैं हुकूमत में रहते हुए, कितना अपनी इकॉनमी को बढ़ावा देते हैं। ये सेफेस्ट कंट्री आप इस सेंस में कह सकते हैं कि इंडिया से हमारी जंग हुई या ख़ित्ते में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसमें, लेकिन अगर आप दहशतगर्दी की तरफ देखें, बलूचिस्तान में हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, अगर आप गवर्नेंस की तरफ देखें वो बेहतर नहीं हो रही। जो हमें फ़ायदा हुआ है उसका, जिन हालात का आप जिक्र करें उसका हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन हम उस फ़ायदे को अंदरूनी चीज़ों को ठीक करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये भी जहन में रखें कि ये जब हमने 10 मई वाली जंग जीती, और जिसका मैं समझता हूँ कि हम फ़ख्र से सारी ज़िंदगी बयान करते रहे। ठीक है, अगर हमें दुश्मन ने पहले भी बहुत दफ़ा हमें आजमाया, लेकिन इस दफ़ा जब उसने आजमाया तो उसको मुंह की खानी पड़ी। इसको हम तारीख लिखी जाएगी, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कौमें कभी अपने हीरोज़ को नहीं भूलती, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका बदला भी तो लेना है ना। अब हम ये ज़रूर है कि उन लोगों ने अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो वॉर आज की नहीं है, ये बहुत अच्छे से शुरू की हुई है। मैं तो बिल्कुल नाम लेके कहूँगा कि इस वक्त जितने, अगर आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जितनी इस वक्त टेररिज्म और टेररिस्ट ये जहाँ एक्सपोर्ट हो रहे हैं वहाँ से, अफ़गानिस्तान से, और इंडिया जो है उसकी बैक कर रहा है और प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, तो उस सूरत हाल में हमारे जवान और क्या कर सकते हैं कि वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं। सवाल कर सकते? शहादतों के नजराने नहीं, ठहरे, शहादतों को इस तरह तो नहीं हम जाने देंगे ना। शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं, और कौमें इसी तरह बनती हैं, कौमें इसी तरह खड़ी होती हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ये कुर्बानी जो है, ये कुर्बानी ना पहले कभी रायगा कहीं, ना अब रायगा जाएगी। इसके अंदर आप देख लें कि आप फंडेड है कि नहीं, तमाम का तमाम टेररिज्म जो है वो फंडिंग है कि नहीं। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, और उसका मुकाबला हम कर रहे हैं। ये मुश्किल हालात हैं, इन मुश्किल हालात से इंशाल्लाह हम निकलने भी जाएं। देखें आगे चले ना थोड़ा सा। ये कुर्बानियाँ, उनकी शहादतें सर आंखों पे, और उसी वजह से हम आज यहाँ पे इस पोजीशन में हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इससे आगे क्या हुकूमत क्या कर रही है? क्या सिर्फ शहादतें पेश की जाएंगी और हुकूमत कुछ नहीं करेगी? आपकी गवर्नेंस की तरह इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ नहीं रही, मईशत बेहतर हो नहीं रही, महंगाई नहीं कम हो रही, बिजली के बिल देख लें, पेट्रोलियम लेवी देख लें। बिल्कुल ठीक है, लोग क्या करें? उनकी तनख्वाहें वही हैं, इनकम वही है, खर्चे बढ़ गए। मैं आपकी बात को सेकंड करने लगा हूँ कि हम जिस तरह मैंने कहा ना कि इस रीजन की सेफेस्ट कंट्री हम हैं, तो इस रीजन के हाईएस्ट वो जो टैक्स है ना, वो भी हम ही हैं। यानी हम इस पूरे रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है सबसे महंगी जो है वो हमारी है। तो आप अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड ठहर जाए ना, जवाब मैं भी चार्जशीट किए ही नहीं ना। मैंने आपकी बात को तस्लीम करते हुए उसका जो हल निकल रहा है या निकल आया है 2 साल में, वो भी बयान करूंगा ना। बताएं। उसके बाद फिर हमारा हाई टैक्स रेट है, फिर हमारा हाई इंटरेस्ट रेट है। ये 3 चीज़ें जहाँ भी होंगी वहाँ इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती। इसको तो मैं तस्लीम करता हूँ। अब इसके लिए इकदाम क्या किए जा रहे हैं?
आप IMF के उस प्रोग्राम में हैं, ये तो आपको पता है ना कि नहीं पता? जी। पूरी कौम को पता है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। तो फिर IMF के प्रोग्राम में जकड़ी हुई जो हुकूमत होती है या कौम होती है, उसको फैसले भी फिर उसके मुताबिक करने नहीं, लेकिन देखिए IPP और उसके सुन ले गुज़िश्ता 2 सालों में क्या बिजली के रेट कम हुए हैं या ज़्यादा हुए? ये मेरा क्वेश्चन है। बिल तो बढ़ गए हैं। नहीं, देखें, बिल अगर इलेक्ट्रिसिटी के बड़े हैं तो वो कोई और वजह भी हो सकती है, किसी ने ज़्यादा इस्तेमाल की होगी तो ज़्यादा बिल आएंगे। लेकिन अभी नहीं, गुज़िश्ता 2 सालों में नहीं सर, देखें ना, मैं तो फिगर दे रहा हूँ ना आपको, आप निकाल लें। लेकिन इतने बड़े फोरम पे मैं एक फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता 2 सालों में प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के रेट्स कम किए और उनकी ये ख्वाहिश है कि हम इस खित्ते के अंदर, जैसे 3 चीज़ों को मैंने बयान किया आपके सामने, ये जो आने वाला बजट है उसके अंदर मेरी कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई और उन्होंने इसको बिल्कुल तस्लीम किया कि हम आने वाले बजट के अंदर अपनी इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए हम बहुत बड़े बड़े जो हैं इक़दाम करने जा रहे हैं। और उसमें इक़दाम क्या होंगे? इन 3 चीज़ों की कमी आएगी ना, इन 3 चीज़ों के अंदर कमी आएगी। आप रियल स्टेट, किन 3 चीज़ों में? यही, आपके इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम होंगे, आपके गैस के रेट कम होंगे, आपका टैक्स रेट कम होगा और आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो फिर जाके इंडस्ट्री चलेगी ना। इसके अलावा ये आप बजट में कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी उम्मीद भी है और बड़ी इंफॉर्मेशन भी है और मेरी इंफॉर्मेशन भी है कि ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे इंडस्ट्री जो है हमारी उसकी रिवाइवल होगी। आप कह रहे हैं कि टैक्स रेट कम होंगे, बिजली के रेट्स कम होंगे, गैस के रेट कम होंगे और इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और पेट्रोल के रेट्स? देखिए, पेट्रोल के रेट पिछले 15 दिनों में 2 दफ़ा कम हुए। हाँ, ठीक है, तो अब मजीद उम्मीद है, अब मजीद कम होने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ना, आपका तो ये पेट्रोल का रेट तो मैंने तो नहीं बढ़ाना ना, यानी पाकिस्तान ने नहीं बढ़ाना। चलिए, ये तो आपने एक अच्छी खबर दी है। सुने ना, पाकिस्तान ने कम करना है, ये तो इंटरनेशनल मतलब कि एक फार्मूले के तहत पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, कम होती है। अब आप देखें, मैं पाकिस्तान रेलवे को इसमें ज़रूर लेके आऊँगा। आप देखें 323 रुपये, नहीं सिर्फ मैं पेट्रोल पे नहीं, रेलवे पे नहीं जा रहा। 323 रुपये जब डीजल था तो जो मेरा किराया था ना, या जो मेरा फ्रेट का चार्जेस थे, वो आज भी वही हैं। उसमें हुकूमत ने 6 बिलियन जो है सब्सिडाइज किया। ठीक, किराए नहीं बढ़ने दिए मैंने। ठीक है, ना मैंने किराए बढ़ने दिए, ना मैंने फ्रेट का किराया बढ़ने दिया, ना मैं पैसेंजर का किराया बढ़ने दिया। किसी जगह तो कोई अप्रिसिएशन होनी चाहिए ना। ठीक है सर। इसी तरीके से अब जब ये जो हालात इस वक्त बन रहे हैं और पाकिस्तान उसमें मेन रोल अदा कर रहा है, मेन करैक्टर है कि सालिसी से इस दुनिया की तीसरी बड़ी जंग को रुकवाई, और रुकवाने के बाद अब जब एग्रीमेंट होने जा रहा होगा तो ये सारे हालात जब नॉर्मल होने जा रहे होंगे तो पेट्रोल और डीजल की कीमत आप देखें सेकंडों में हम कम करते हैं। अच्छा, चलें, सेकंडों में। ठीक है, ये बात आपकी यहाँ तक मैं मान लें। आपने 4 चीज़ों का वादा किया, हो जाएंगी कम, ये भी हो, इसका 5वीं आपने पेट्रोल का कहा, ये भी हो जाएगी। लेकिन एक सवाल का जवाब दें कि आप इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पर यह है कि आप टैक्स इकट्ठा कर नहीं सकते, टारगेट पूरे कर नहीं सकते, तो IMF के टारगेट्स पूरे करने के लिए रेवेन्यू के आप लेवी बढ़ा देते हैं। ये ज़्यादती नहीं है? मैं देखिए, मैं जो FBR के लोग हैं ना, मैं उनके ऊपर किसी किस्म का डाउट, इस वक्त हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन अपनी जगह के ऊपर बड़ी कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत। लेकिन मैं एक उनको भी कहूँगा, और ये जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये बड़ा आसान है इकट्ठा करना। ठीक है, ये ओह भाईजान सुने तो सही ना आपकी, मैं अवामी आदमी हूँ, मैं गली मोहल्ले का बंदा हूँ, मुझे पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो डायरेक्ट आवाम के, हमें चाहिए कि हम अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं। इसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। और जब टैक्स नेट बढ़ जाएगा हमारा, तो आप यकीन माने और फिर सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाएं। टैक्स नेट, ठीक है जी। और ये बड़ा आसान है कि आपकी सैलरी में से कट जाए। आपके ताजर तबके से आपका ताल्लुक है। जी जी जी। सबसे बड़ा ही एतराज़ ये है कि ताजर तबका टैक्स नहीं देना चाहता। सर देखें, मैं जिन ट्रेडर्स, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, जितने अपने ट्रेडर्स को जानता हूँ, जितने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ, वो तो सारे टैक्स देते हैं। और जो टैक्स नहीं देते उनसे तो हमने लेना है ना, वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो इस दफ़ा, ठीक है जी, इस दफ़ा जो इम्प्लीमेंटेशन 30 जून के बाद होने जा रही है, वो किसी के लिए कोई, जिसे कहते हैं ना, आसानी नहीं होगी कि बगैर जो कारोबार कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद में, पिंडी में जी, जहाँ कैश का सिर्फ दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं, वो सिर्फ कैश लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये फैसले करके कौमें बनती हैं, ये फैसले करके। अभी देखें पंजाब के अंदर जितने डिसीजन हुए, जितने, मैं किसी जगह अगर कोई सड़क बननी है, किसी जगह बाजार ने आप लिफ्ट होना है, किसी जगह टैक्स लेना है, किसी जगह
कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है सर। इसी तरह मरकज़ के अंदर किसी किस्म की कोई जो पॉलिसी जो तय होती है, जो कैबिनेट अप्रूव करती है, उसके अंदर ना हनीफ अब्बासी कुछ कर सकता है, ना कोई और कुछ कर सकता है। मुल्क और कौमें इसी तरह बनेंगी जब हम अपने डिसीजन लेके उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उन पर खड़े रहेंगे। ठीक है, आपकी बात, आपने मईशत की बात कर ली, गवर्नेंस पे आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आप गवर्नेंस का जो निज़ाम है पाकिस्तान का और सूबों का, जिसमें ईमानदार आदमी को, टैक्स पेयर को मुश्किलात के सामना करना पड़ता है अगर वो टैक्स नेट में आ जाए तो, या कानून पे चले, लेकिन जो गैर कानूनी काम करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, वो यहाँ पे फ्लरिश होते हैं। क्या ये निज़ाम, आप इससे मुतमईन हैं? देखिए नहीं सर, मुतमईन आप मुझे कह दें कि मैं ज़बरदस्ती कि मैं मुतमईन हो जाऊँ और मैं क्या 4 साल आप लोगों को हो गए हुकूमत में। देखिए सर, अवाम किधर किससे देखिए मैं फिर बार बार वही मिसाल देता हूँ कि एक पेशेंट जो है ना, वो आप कोई 14 ऐसे अनाड़ी डिस्पेंसर से आप करवा के इलाज, तो आप मेन सर्जन के पास आए हैं जिसका नाम है शहबाज शरीफ, ठीक है ना, उसको उस पेशेंट को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। वो ये नहीं था कि पहली दफ़ा ही आया तो उसने डायग्नोज कर लिया, वो तो पता नहीं कहाँ से। फॉरेन अफेयर्स में बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन अंदरूनी में यहाँ आपने इतनी दुनिया में इज्जत कमाई है, तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है ना। फॉरेन पॉलिसी की बात अगर आपने की है ना सर, आज आपको दुनिया क्या कह रही है उसकी देखें, ये मामूली बात नहीं है ना। ये अरबों डॉलरों वाले कहाँ गए, खरबों डॉलरों वाले कहाँ गए? मेरी बात सुने, हमें आज क्या है, एक फिक्रा कहने दें, एज ए प्राउड पाकिस्तानी एक फिक्रा कहने दें कि आज आपको USA, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया और आपको मिडल ईस्ट और यूरोपीय यूनियन कह लें, आपको सब कहते हैं कि हम एक ऐसा मुल्क दुनिया के अंदर मौजूद है जिसकी सालिसी के ऊपर तमाम मुल्क जो है मुत्तफिक हैं और कह रहे हैं कि वो किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने जो दुनिया की पिछली 500 साल तारीख में, दुनिया की पिछली 500 साल तारीख में दुनिया बटी हुई थी ब्लॉक्स में। अब सारा आलम, मैं फॉरेन अफेयर का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन सारी अच्छी बातों को धब्बा लग रहा है, उसको हमने समेटना है दहशतगर्दी से और दहशतगर्दी। फिर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उसका मुकाबला हम कर रहे हैं और करेंगे और उसी तरह निकलेंगे जैसे पहले हम निकले थे। अपनी कुर्बानियों के नतीजे में कौम को एक होना है। ठीक है, हमें अच्छा, ये पख्तून, बलोच, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी, सिंधी, इन चीज़ों से निकल के जितना फॉरेन पॉलिसी पे लिया है या इंटरनल पॉलिसी पे भी ले, या तो फुल टाइम आपके पास कोई मिनिस्टर ही नहीं है इंटरनल पॉलिसी को देखने का। ये बताएं, आप चाइना गए थे, जी, तो वहाँ सिक्योरिटी पे बात हुई, CPEC पे बात हुई? देखिए मैं बहुत बाइलेटरल में भी मैं मौजूद था, प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के थे और हमारे प्राइम उसमें मैं मौजूद था, उसमें बिल्कुल हमारी ये गुफ्तगू हुई, आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज किया। और जो मैंने देखा एक गर्मजोशी, मैं तो फर्स्ट टाइम गया था सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद भी, सिक्योरिटी कंसर्न के उन्होंने कंसर्न ज़रूर शो किया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी दोस्ती है ना, वो हम मिल के इस सिक्योरिटी के इश्यूज़ को हल करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बात हुई है, ये उन्होंने बात की है कि हम मिलकर तो इनको हम करेंगे। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ज़रूर हुई है कि हम मिलके पाकिस्तान का दुश्मन चाइना का दुश्मन, तो चाइना का दुश्मन, चाइना के अंदर भी आपको पता है इश्यूज चल रहे हैं, तो पाकिस्तान का दुश्मन। लेकिन जब मैंने देखा, और आपने भी विजुअल देखे होंगे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं और फील्ड मार्शल से मिल रहे हैं, तो वहाँ मैं भी तीसरे नंबर पर खड़ा था, तो जिस गर्मजोशी के साथ और जिस तरीके के साथ एप्रिसिएशन थी, वो मुझे खुद बताते हैं कि ये जो बॉडी लैंग्वेज, पहले हमारा तो 75 साल से दोस्त है वो। प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया आपको? नहीं, मैं खुद देख रहा था, मैं खुद वहाँ खड़ा था ना। 75 साल में, ये 75 साल में हमारी दोस्ती है ना, ये तो कोई हमारा तो टाइम टेस्टेड मतलब के दोस्त है, कोई इसमें कोई शक, कुछ शुबा नहीं है। लेकिन जो गर्मजोशी इस वक्त थी, वो शायद उससे पहले भी होती होगी, लेकिन इस दफ़ा वो एक विनर की हैसियत से देख रहे थे। ठीक है, चलें, गर्मजोशी थी वहाँ पे, इसका पाकिस्तान को CPEC 2 में कोई होगा, चला रहे हैं कि नहीं चला रहे कि अभी वो तो CPEC 2 पे भी इत्फाक हुआ है जी। और B2B, बिजनेस टू बिजनेस जो है, वो भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई हांगजू में, जहाँ पे मैं मौजूद था, जहाँ पे चाइनीज़ भी मौजूद थे, ठीक है जी, और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी मौजूद थे। वहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 16 से कोई 20 के करीब एग्रीमेंट जो है, MOU नहीं, एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ठीक है, तो इस वक्त पाकिस्तान उनके लिए ऐसा मुल्क है। अब हम दूर बैठे तो कहते रहते हैं चाइना में इस वक्त लेबर नहीं मिल रही, आप जहन में रखिएगा। और इस वक्त
पाकिस्तान चीपर कंट्री है इस पूरे एरिया के अंदर, जहाँ पे आकर वो चीपर कंट्री मींस मतलब कि आके वो लेबर सस्ती है, ठीक है ना। तो वो पाकिस्तान ने उनको ऑफ़र किया कि आप इंडस्ट्री लगाएं और इस इंडस्ट्री के अंदर हमें मौके मिलेंगे अपने लोगों को खपाने। अब आपकी वजारत CPEC 2 में ML1 मेन लाइन रेलवे की जो है कराची टू पेशावर, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था लेकिन नहीं हो सका, तो अभी भी वो नहीं हो रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे की ना पाकिस्तान की इकॉनमी जो है रिलेटेड है पाकिस्तान रेलवे की अपलिफ्ट, लेकिन उस पर तवज्जो तो कोई नहीं देता। और उस पर तवज्जो कभी किसी हुकूमत ने हमारी थी, कोई और थी। हाँ। कोई 9 साल से इस रेलवे के अंदर जो लोकोमोटिव्स हैं, जो जान होती हैं किसी भी रेलवे की, उसकी मेंटेनेंस नहीं थी। रोलिंग स्टॉक जिस पे आप अपना फ्रेट लेके चलते हैं वो पापड़ बन गए, यानी 40 साल चलने वाले 6-6 साल तो हमने बड़े सुने कि रेलवे को बड़ी तरक्की। बस मैं ये वो बातें मैं कर रहा हूँ जो अभी आप मेरे प्रोग्राम बंद होने के बाद आप पता कर लें तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अब जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, देखिए, अगर ये सिर्फ ML1 जो है या 2 जो है या 3 जो है, ये अगर पोर्शन में बना रहे होते ना, यानी एक एक पैकेज, यानी जैसे अभी रोड़ी और कराची प्राइम मिनिस्टर साहब ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है $2 बिलियन का, अगर ये बन जाना शुरू हो तो जाएगी, ये तो मेरा आपसे वादा है, कौम से वादा है। इसी तरीके से नेक्स्ट पोर्शन जो पिंडी और लाहौर वाला है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने CM साहिबा ने मेरे साथ बैठ के साइन किया है, वो बन जाए। और इसी तरीके से आगे फिर इंटरेस्ट शो किया है वर्ल्ड बैंक ने, यानी रोडी से आके वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और क्योंकि हम आगे भी करने के लिए तैयार। ठीक है, मैं आपकी, लेकिन ये चीजें पोर्शन में, लेकिन अभी ऐसे तो मोटरवे अभी तक कंप्लीट कर नहीं सके पिछले 30 साल में। लेकिन ये जो 480 किलोमीटर है ना कराची रोडी, ये तो इंशाल्लाह ताला हम शुरू करने जा रहे हैं सर। और रोडी नौकुंडी 900 किलोमीटर ये भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि रोडी नौकुंडी ना बना तो आप ये जहन में रख लें कि आपका वो जो ख्वाब है ना, ये जो मिनरल्स वाला, कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन वाला, अगर वो ना बना तो फिर वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। ठीक है, अच्छा, आखिर में पॉलिटिक्स पे बता दें, आपकी क्या PTI के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? हमने सुना था, खबरें आती हैं कि, और फिर आप GB गिलगित बल्तिस्तान जो कुछ हुआ, आपके पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उनको भी रोक लिया गया, असद कैसर को भी रोक लिया गया, किस तरह की आप लोग इससे? नहीं, मैं नहीं समझता कि जी कि किसी को दानिस्ता रोका गया हो। मैं ख़ुद भी, हम भी ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं। मैं तो खैर इन सारी चीज़ों के बावजूद, मेरा एक अपना लोकल भी हो ना, डोमेस्टिक फ़्लाइट भी, तो मैं 1.5 घंटा पहले जाके बैठ जाता हूँ, ताकि किसी वक्त भी यहाँ पे आप फंस सकते हैं, कोई ऐसे अनवांटेड किस्म के धरने आ जाते हैं, या कोई इस तरीके से ला के कुछ 20 बंदे बैठ जाएँ तो अब हम किसी को लाठी तो नहीं मार सकते ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई इस तरह किसी को रोका गया हो। अगर ट्रैफिक में कोई आ गया, मैं पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो वो उसका काम है कि वो ज़रा प्रोटोकॉल ना ले, कोई भी हो, वो जाए 2 घंटे पहले जाके बैठे। मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट हो तो मुझे पता है मेरा बोर्डिंग भी निकल आया है, मेरा लगेज भी जो है वो हो गया है, मैं 3 घंटे पहले चला जाता हूँ। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ होंगे, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू। लेकिन ये इस तरह के इश्यूज़ फिर एक इमेज भी तो मुल्क का ख़राब करते हैं। मुल्क का इमेज जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ार आलम सदियों तक ख़राब नहीं होने वाला, ये ना होगा। मुल्क का इमेज जो इस वक्त है वो अल्लाह ताला के फजल करम से कायम और दायम रहेगा। ठीक, ये आप जहन में रख लें। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब हमसे बात करने का। और वक्त है हमारे आज के टेलेंडर का। प्रिंस रहीम आगा ख़ान जो इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम है, पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए थे। मेमूना सत्तार ने उस पर एक रील बनाई है, वो देखिए कि कितना अच्छा मैसेज उससे दिया गया है उस रील के ज़रिए और इस दौरे के ज़रिए। उसके बाद हमारा होगा एक ब्रेक के बाद हॉट इशू। इस्माइली सेक्ट के 50th इमाम प्रिंस रहीम आगा ख़ान ने लास्ट वीक पाकिस्तान का हिस्टोरिक विजिट किया और गिलगित में उनके दीदार की तकरीबात सिर्फ एक रिलीजियस गैदरिंग नहीं बल्कि यूनिटी और इंटरफेथ हार्मनी का एक पावरफुल मैसेज बनी। गिलगित की वैलीज से लेकर हुंजा और चित्राल तक हर जगह एक ही वाइब थी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और हम आहंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ इस्माइली कम्युनिटी ही नहीं बल्कि सुन्नी और शिया कम्युनिटीज़ ने मिलकर गेस्ट्स का इस्तकबाल किया, उनके लिए खाना अरेंज किया और ट्रैफिक मैनेज की। हुंजा में अहले तशीन ने इस तकरीब में आने वालों को फ्री ट्रांसपोर्ट दी, जबकि गिलगित में अहले सुन्नत की जानिब से मेहमानों के लिए सबीलों का एहतमाम किया गया। गुरजाल में वाक़े तमाम होटल और घर दूसरे शहरों और ममालिक से आने वालों के लिए वक्फ कर दिए गए।
प्रिंस रहीम आगा खान इस साल फरवरी में इस्माइली कम्युनिटी के 50th इमाम बने थे और ये उनका पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल विजिट था। दुनिया भर में इस्माइली मुस्लिम्स की तादाद करीबन 15 मिलियन मानी जाती है, जबकि पाकिस्तान में उनकी साइजेबल पॉपुलेशन गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, रिजर्ट और चित्राल में रहती है। और एक चीज़ जो इस्माइली कम्युनिटी को मुनफरिद बनाती है वो है एजुकेशन। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने डेकेड से स्कूल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ और डेवलपमेंट पर काम किया है, स्पेशली नॉर्दर्न पाकिस्तान में। और शायद इसी वजह से उनके विजिट के दौरान सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि एक कल्चर ऑफ डिसिप्लिन नजर आया। थाउजेंड्स का क्राउड, लेकिन ना कैओस, ना हेट स्लोगन्स और ना ही सेक्टेरियन टेंशन, बस रिस्पेक्ट, हार्मनी और एक रिमाइंडर कि पाकिस्तान का असल चेहरा तो शायद वही है जो हमें गिलगित की वादियों में दिखाई दिया। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू हमारा आज का कराची के ऊपर, कराची किसने लूटा, कराची क्यों उजड़ गया और उसमें जो मसाइल है उसके बारे में कौन किसको क्या इल्ज़ाम दे रहा है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, सीनियर रहनुमा है MKM के और रुकने कौमी असम्बली भी। आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, पहले डॉक्टर फारूक सत्तार ने की, उसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और वहाँ के मेयर पे कि वो कराची को लूट के खा रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में फिर मुर्सा वहाब साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनेगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने, कराची तो सारा जाने है। आप ये देखें कि मेरे खिलाफ बात करने के लिए पूरी पार्टी फिर खड़ी हो गई। कहीं ना कहीं फिर दिल पे तस्कीन होती है कि काम सही कर रहा हूँ। फारूक भाई, इन्होंने 200 एकड़ जमीन अपने जो चुने हुए कारकुनान हैं जिनको KMC में भर्ती किया था ना, उनकी हाउसिंग सोसाइटी के लिए गटर बागीचा में मुख्तस की थी। तुमने शहर का विरसा तबाह कर दिया, तुम लोगों ने शहर का विरसा तबाह कर दिया आपने। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, 200 एकड़ जमीन आपने दी अपने वर्कर्स को, इसका क्या जवाब है? देखें, 200 एकड़ दी, 100 एकड़ दी या 50 एकड़ मुलाजमीन को दी। KPT अपने मुलाजमीन को अपनी ज़मीन पर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने, यानी कहीं ना कहीं आप देखें ना, जो इदारे पाकिस्तान के रियासत के भी हैं वहाँ पर भी एक एक प्लॉट दिया जाता है। जो लगी बंदी नौकरियाँ होती हैं उसके बाद कोई ना कोई उनको खराज दिया जाता है। तो अगर मुलाजमीन एक ख़ास ग्रेड से ऊपर या नीचे के उनको मुख्तलिफ साइज़ के प्लॉट अपनी ही ज़मीन पर अगर दिए हैं, तो क्या इसमें कोई आपको ऐसा लगता है कि पार्टी का कोई सियासी फ़ायदा था या कोई गिरोही फ़ायदा या कोई जमाती या कोई माली मुनाफा कोई फ़ायदा था? आप ख़ुद उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले, केस को भेज दें नैब में। अगर तरीका गलत इख्तियार किया गया हो, काउंसिल से उसकी मंजूरी ना ली गई हो, और अगर फिर भी गलत है, अभी तक सोसाइटी को अप्रूवल तो मिली नहीं, घर तो बने नहीं, आप वागुजार कर लें, ज़मीन वापस ले लें। लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ कराची में रह गई, खूबसूरत मकाम, किडनी हिल पार्क, वहाँ भी हिल और पहाड़ियाँ हैं, हिल पार्क वहाँ भी हिल और पहाड़ियाँ हैं। हिल तो सब ख़त्म हो जाएंगे, पार्क रह जाएंगे, फिर पार्क भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से कौन सा पार्क है आज? बाग़ इब्न कासिम वसीम अख्तर के ज़माने में क्या था, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में क्या था जब बना, इसी तरीके से हिल पार्क मेरे ज़माने में क्या था, और MKM के आखिरी मेयर तक के ज़माने में क्या था, उसकी शक्ल देखें और आज वहाँ के हालात देखें। आप कराची में कहीं पर भी जाएँ और उसको चंद साल पहले के कराची, 18 साल पहले के कराची से कंपेयर कर लें, तो आपको एक ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तबाह बर्बाद करने में लोग ये सड़कें देख लें, गटर देखें, पानी देखें। ये 14 साल पानी के K4 मंसूबे पर बैठे रहे। 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी, 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी K2 मेरे ज़माने में आया जब मैं मिनिस्टर और मेयर था 97 तक। उसके बाद 2008 में मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी आया K3। K4 पानी भी अब हमने सूबे से लेके वाटर बोर्ड मेयर के अंडर से लेके वापडा को दिया है, PMLN की वज़ीर आज़म को दिया। अब जाके वो 75% और इंशाल्लाह दिसंबर 2026 में 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची वालों को मिलेगा। K4 भी हम दे रहे हैं, जबकि हम वाटर बोर्ड और ये सारे इदारों की हमारे इख्तियार में नहीं। बिला शिरकत कह रहे 18 सालों से तमाम वसाइल, इख्तियारात, इख्तिदार, ज़मीनें, महकमे, वजारतें, पुलिस, हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में, और उसके बाद भी तुम 18 साल से पहले MKM पर जो अगर सही इल्ज़ाम था तो और गलत इल्ज़ाम था जिसके हिसाब किताब हम दे चुके, हमारा इत्तेसाब हो चुका, हम कटहरे में खड़े हो चुके, FIR कट चुकी, अदालत में मुकदमे चल चुके। फारूक साहब, मुझे सवाल अगला करने दें। हाँ जी। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि आप इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे या जमात इस्लामी पे, वो जवाब में आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। 1984 की बात है शायद, या
85 की, अगर मुझे से याद पड़ता है, जैदी सिस्टर्स का एक केस हुआ था कराची में, तब से लेके अब तक 2026 आ गया, 42 साल हो चुके हैं इस बात को। कराची में ना अमन अमान हुआ, ना वहाँ बेहतरी आई, कराची पहले से ख़राब होता गया, जिसकी भी हुकूमत थी, जो भी जिम्मेदार था। तो ये मुश्किलात, मसाइल तो कराची के अवाम को उठाने पड़ते हैं ना। आप आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, कभी एक कटहरे में खड़ा होता है, कभी दूसरे में होता है। आप उनको 18 साल के लिए कटहरे में खड़ा करते हैं, वो आपको 18 साल से पहले वाले टाइम के लिए कटहरे में खड़ा कर देते हैं। अवाम किधर जाएँ? इतना बड़ा शहर है, 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा, मुल्कों से बड़ी आबादी है, वो क्या करें? वो किससे रोएं जाके? ये बताएं। देखिए अबसार भाई, आप एक बहुत सीनियर और बहुत प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इसीलिए कहता हूँ ना कि जो आपका ये सवाल है, ये लोगों को कंफ्यूज करता है, इस तरह का सवाल कि आप दोनों को एक ही लकड़ी से हाँके और एक ही पलड़े में दोनों को तोलने लगे। अच्छा, ये अच्छी मतलब मुनासिब नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप जो 84 से कह रहे हैं ना, तो उसके बाद या तो फिर हर दौर को पलड़े अलग कर लें, शहरियों को हुकूमत में आप भी रहे, वो भी हैं। सुने नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये ओवर सिंप्लीफाई। यही तो कहता हूँ कि इतना सादा बना के सवाल को पेश करके तो लोगों को कंफ्यूज करना। फिर आपको कौमी असेंबली के इंतखाबात में वोट क्यों नहीं मिले? मेरी बात, मेरा जवाब ले ले, मेरा जवाब तो ले ले। गधे और घोड़े को एक लकड़े से हाँक देंगे। आप तो देखें, एक सहाफ़ी आप ये कह के कौन घोड़ा कौन मुझे ये भी नहीं सर्व पता नहीं करेंगे कराची। देखें, अच्छा फिर देखें अबसार भाई, आपको या मीडिया को तो इलेक्शन लड़ना नहीं। हाँ, आप कंपेयर ये करें कि हमारे 20 साल में क्या हुआ और क्या खराबी हुई, ठीक है ना। अभी 18 साल से क्या हो रहा है, 84 से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए। सुने मैं तो ये कह रहा हूँ, तो 84 से लेकर अब तक का हिसाब तो मैं तो 2010 तक अपना 2008 तक अपना हिसाब दे चुका हूँ। जो गलत हुआ सही हुआ, जो मैंने किया मैंने बता दिया। K2 मैंने किया, K3 मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह। K4 भी मैं कर रहा हूँ। K4 पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही, उनके पास तो नहीं है। शाहराए भुट्टो एक सड़क बनाकर ऐसे, मतलब जैसे कोई मार्का हक मार दिया, तोप ऐसी बड़ी तोप चला दी, मतलब। और जो जवाब भी दे रहे हैं तो एक ऐसे शेर से जवाब दे रहे हैं। सवाल की स्पिरिट समझने की कोशिश करें डॉक्टर साहब। मैं ये कहता हूँ कि अवाम क्या करें। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी का कसूर है, मैं कह रहा हूँ 18 साल पिछले उनका कसूर है, लेकिन वो फिर आप पे डाल देते हैं, आप उन पे अवाम सफर कर रही है ना, वो क्या करे? वो किसको लाया इक़्तिदार में, ये बताएं। आप अवाम की रहनुमाई करें। आप अवाम को बताएं कि यार बात जो फारूक भाई कह रही है सही है। वो बात मसाइल की कर रहे हैं, वो इश्यूज़ को रेस कर रहे हैं। उसके जवाब में वहाँ से जो तंज़ और मिज़ाह और जो मज़ाहिया अंदाज़ इख्तियार किया जा रहा है, उसमें उन्होंने कहा, माना आज डायरेक्टर लैंड की NOC मैंने दिखाई कि भाई पहाड़ी से हमारा ताल्लुक़, हिल पार्क है, हिल पार्क का हिस्सा है पहाड़ी, हाई कोर्ट का फैसला है। आप यहाँ से तो शुरू करें ना सही करना, आवाम को यहाँ से तो सही बताना। मैं और आप शुरू करें। अब मेरा पिछला हिसाब मुझे एक बुला लें, मैं आपके साथ बैठ जाऊँगा, मैं आपको एक एक चीज़ का रिकॉर्ड दूंगा। देखिए, मैं अपनी उनसे ये पूछें कि आपके डायरेक्टर लैंड ने NOC दी नहीं दी, ये सहाफ़ी सवाल पूछे, उसका जवाब ले। आपके डायरेक्टर पार्क्स ने NOC दी नहीं दी। ये 15 दिन से पहाड़ी कट रही थी, आपने 4-5 दिन पहले नोटिस लेके काम रुकवाया। मेरी इत्तला है कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया, हमारे इल्म में ये सारी बातें आई कि ये प्लॉट कट रहे हैं पहाड़ी के अंदर, और अभी कितनी फाइलें दबी हुई होंगी। PCHS कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर उसका लगा है। आप अपनी हुकूमत, वजीर आला, वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम तो हमने रुकवा दिया है, और अगर कोई है तो कह रहा हूं उसमें 15 दिन। वो कह रहे हैं कि KMC की मिल्कियत है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। कब रुकवाया? झूठ बोल रहे हैं वो। हमने इस पर आप झूठ बोल रहे हैं, मचाना शुरू किया, सोशल मीडिया में बात आ गई। 15 दिन में पहाड़ी तो कट गई ना, पहाड़ी कट के प्लॉट निकल गया वहां पर। तो अबसार भाई, थोड़ा सा आप भी ये जो कागज बज़ाहिर पानी है और ये चिपके हुए नजर आ रहे हैं टिश्यू पेपर, इनको अलग करें। इसको आप लोगों को ये ना दिखाएं कि ये इतना उलझावा नहीं है। 15 दिन से अगर इंक्रोचमेंट हो रही है, पहाड़ी काटी गई, एक्सकावेटर लगा के, सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के, तो मुर्तज़ा वहाब कहाँ थे, डायरेक्टर लैंड कहाँ थे, डायरेक्टर पार्क कहाँ थे, जो हिल पार्क के इमीडिएट डायरेक्टर असिस्टेंट या एडिशनल वो कहाँ थे? सवाल तो ये बन रहा है ना यार उनसे। ये तो कोई पूछे 15 दिन पहले कट गई पहाड़ी। अब जब हमने शोर मचाना शुरू किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो रात को इनके टिकर चले। अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो है वो हवा में हमारी बात को उड़ा दिया। ये सवाल कोई कर नहीं रहा, तो अवाम ठीक नहीं। आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है, और मैं और ये
हाँ। ये पॉइंट वैलिड है आपका। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है कि ये जवाब देना चाहिए कि ये और पहले क्यों नहीं रोका कराची की एडमिनिस्ट्रेशन है। और यही मसाइल इस्लामाबाद में भी हैं। CDA भी यहाँ पे खामोश रहती है जब तक लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा होता रहता है, और जब घर बन जाते हैं और फिर वो गिराने आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम किधर जा रहा है, कौन करेगा इसको ठीक, कब तक ठीक होगा? वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तुम्हारा आज का एडिटोरियल। और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। हमारा आज का एडिटोरियल है कि नेतन्याहू का जुल्म लबनान और गज़ा में अभी तक जारी है। ईरान और अमेरिका की कशमकश में दुनिया शायद ये भूल गई कि नेतन्याहू अभी तक लबनान पे भी हमले किए जा रहा है और गज़ा में भी। लबनान के तकरीबन 20% इलाके पर इसराइल कब्ज़ा कर चुका है और ये ग्रेटर इसराइल के बनाने की तरफ एक कदम है, और इसमें हज़ारों लेबनीज़ अब तक जाम भाग हो चुके हैं। इसके अलावा गज़ा के 60% हिस्से पर इसराइल कब्ज़ा कर चुका है और नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो 70% इलाके पर कब्ज़ा करेगा। और ये सफरिंग अब तक जारी है क्योंकि दुनिया मुतवज्जो है ईरान और अमेरिका की तरफ। और इस पर सीज़ फायर के बाद भी इसराइली जारियत नहीं रुकी और सिर्फ गज़ा में हमलों में 900 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा लाखों फ़लस्तीनी, मज़ीद फ़लस्तीनी बेघर हैं। अजियत का सबब उनके लिए ज़िंदगी बन गई है। यूनिसेफ ने ख़बरदार किया है कि इलाका तंग होने पर, क्योंकि जो तकरीबन 40% इलाका है उसमें गज़ा की पूरी आबादी को धकेल दिया गया है, जो 100% इलाके में रहती थी, और बाकी 60% पे इसराइल का कब्ज़ा, वहाँ से सबको निकाल दिया है। और जब उनको धकेला है तो इसकी वजह से इलाका तंग होने की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। जो गंद है वहाँ पे सफाई का मेयार गिर गया है और इसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं उस तमाम इलाके में। और उन्होंने, यूनिसेफ ने कहा है कि ये बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। उनमें सांसों की बीमारियाँ, डायरिया और जल्द की बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जो कि इस एक इंसानी अलमे का बायस बन रही हैं। लेकिन दुनिया कब इस पर तवज्जो देगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद करते हैं कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी हो तो इसराइल को लगाम डाली जाए ताकि वो लबनान और गज़ा में जो जुल्म कर रहा है वो भी रुक सके। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।